प्रगति वाजपेयी। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल भारत में सोने के भाव 70,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुके हैं। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं वो फिलहाल सदमे में हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पुराना सोना है या जो सोना बेचने के लिए अच्छी कीमतों की तलाश कर रहे थे, उनके लिए सुनहरा मौका है और वो खुश हैं बहुत ज़्यादा। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप भी सोने से कमाई करने की सोच रहे हैं या फिर सोने में निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का शो आपके लिए है कि सोने में किस तरह से कीमत जो है वो लगातार आखिर क्यों बढ़ रही है, किस तरह के सोने में निवेश से ज़्यादा रिटर्न हासिल होगा और सोने पर टैक्स किस तरह से और कब कब लगता है। इसी पर आज हम पूरे आधे घंटे तक आपसे बात करेंगे और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे सीए सुधीर कौशिक, को फाउंडर एंड सीईओ taxspanner.com के। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर आने का, अपना वक्त देने का। हम सुधीर जी से अपनी बातचीत शुरू करें, अपने सवाल उनके सामने रखें। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से ये बोल देना चाहती हूँ, एक अपील है कि अगर आपके पास में भी सोने से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, सोना बेचना चाहते हैं या सोने की खरीदारी में किसी तरह की दिक्कत आ रही है और जो सवाल बन के आपके जहन में है, तो आप हमारे तक वो सवाल भेज सकते हैं। और सवाल भेजने का सीधा सा तरीका है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी कॉमेंट के जरिए अपने सवाल रियल टाइम में हमारे पास भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को सुधीर जी के सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनका सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। आप जब तक हम तक अपने सवाल भेजते हैं तब तक हम सुधीर जी के सामने अपने सवाल रखते हैं। तो सुधीर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या कहें कि 1 मार्च से कीमतें एकदम से बढ़ रही हैं, लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, तो सोने की कीमतें इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रही हैं? देखो, जो ये ओल्ड इज गोल्ड है। पहले तो आप गोल्ड को ये समझ लो कि सबसे पहली अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी जो सदियों से चली आ रही है, हजारों हजार साल से। ये इक्विटी मार्केट और ये म्यूचुअल फंड, ये कुछ 100 सालों के, 50 सालों के, या मतलब कुछ 100 सालों के होंगे। लेकिन गोल्ड जो है वो हजारों हजार साल से एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसका किसी कंट्री से स्पेसिफिक नहीं है। ये रूल रेगुलेशन ये पूरा इंटरनेशनल है। तो गोल्ड की जो चाहत है या जो गोल्ड पे जो भरोसा है, उसको सबसे पहले आपको अंडरलाइन कहते हैं ना, इसके पीछे ताकत है इसकी कि ये पूरी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जरूरत है। हर देश में हर तरह से अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की जरूरत होती है। हमारे यहाँ शादियों पर या गिफ्ट देने में या भगवान की कुछ पूजा वूजा जो करते हैं, हम उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी डिमांड जो है शादी या हमारी अपने बिलीफ के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। लेकिन वर्ल्ड ओवर जो गोल्ड है उसका रीजन, जैसे कि डॉलर के जब भी महंगा होगा, अगर रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमारे लिए सोना खरीदना महंगा हो जाएगा। अमेरिका में सोना महंगा नहीं होगा क्योंकि उनका डॉलर के साथ मुकाबला चल रहा है। लेकिन हमारे लिए क्योंकि डॉलर ही महंगा हो गया तो हमारा सोने का भी दाम बढ़ जाता है। तो ये कई बार लोग पूछते हैं डॉलर का और सोने का क्या लेना देना है, तो ये बिल्कुल डॉलर, और इसको आप समझ लो कि क्योंकि हमारे लिए डॉलर बढ़ रहा है। डॉलर क्यों बढ़ता है? ये अब अमेरिका और चाइना मिलके पूरे विश्व की 45% जीडीपी है। ये दो देश ऐसे हैं, एक है जो डिमांड करता है वो अमेरिका है, एक सप्लायर जहां फैक्ट्री हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग है। तो इन दोनों की भी बहुत जबरदस्त असर पड़ता है गोल्ड की ओवरऑल प्राइस पर। तो अमेरिका ने अगर अपने फेड रेट्स को थोड़ा सा कम करने की बात की, जो जिसकी वजह से अभी मार्च में ये ज्यादा इंक्रीज होने की बात आई है गोल्ड की, कि हम 0.25 इस क्वार्टर में अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करने वाले हैं। तो इससे डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया तो सोना बढ़ गया। लेकिन सोने के दाम बढ़ते हैं इसके अलावा जो हमारी वॉर सिचुएशन होती है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन, या फिर अभी हमारा ये इजराइल और ईरान, या एक और हमारे जो चल रहे थे वहां गाजा पट्टी में, ये जो वॉर सिचुएशन है इसमें भी गोल्ड एक सेफ हेवन की तरह से माना जाता है, सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह से माना जाता है। क्योंकि ऐसे में जो इकोनॉमिकली मार्केट को भी अपडेट करती है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, शेयर मार्केट भी कई बार, सोना इससे हेज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में हम, उन सबका सहारा बनता है। और सोने का एक और बहुत खूबसूरत रोल यह है कि वो इन्फ्लेशन से हमेशा ऊपर रहता है। तो जो रिटर्न्स हमें एफडी में मिलती हैं, फिक्स डिपॉजिट में, वो मिलेंगी हमें इन्फ्लेशन से कम। ये आप देखो, अगर आपको 6-7% की इंटरेस्ट की रिटर्न मिल रही है 8 की, तो आपको सोने में 10%, 12% की रिटर्न मिल रही है, यानी कि इन्फ्लेशन से अबव।
तो आपको सोने के कई फायदे हैं, इसलिए इसको ये कह देना कि अभी कीमतें बढ़ गई हैं, आप खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, ये हमारा एक, मैं कहूंगा, टेम्परेरी सवाल है जो हम मोमेंट्री गेन देख करके सोचते हैं। लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए, एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनफोर्सीन सिचुएशन इन दी मार्केट। मार्केट का मतलब कंट्री, कोई दो कंट्री कब लड़ाई करेंगे हमें क्या पता है, या कोई अमेरिका कब प्राइस ऊपर नीचे करेगा, अपने इंटरेस्ट कब करेगा। हम उतनी डायनेमिक चीजों को कंट्रोल करने की बजाय अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल करें, अपने इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करें, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें। अब ऐसा ना हो कि आप सारा सोना बेच दें या सारा सोना खरीद दें, दोनों ही गलत है। थोड़ा 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 सब कुछ धीरे धीरे करना चाहिए, ये मेरी राय है एज ए इन्वेस्टर। सर, आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सोना खरीदना चाहिए, लेकिन सोने की कीमत अगर आज की कीमतों की बात करूं तो ऑलमोस्ट 74,000 है। तो इस वक्त जिस तरह से सोना बढ़ रहा है, तो क्या ये सही टाइम है सोने में इन्वेस्टमेंट करने का, सोना खरीदने का? तो मैंने जैसे कहा, ओल्ड इज गोल्ड। अब आप कितने समय के लिए सोना खरीद रहे हो और कितने पैसे का, मतलब सपोज करो मेरे पास 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी के पास 1 लाख हो या 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, तो उसमें हम 10% से ज्यादा नहीं सजेस्ट करते एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। हमें लगता है 10% से ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही नहीं। हाँ, मेरा कारोबारी सोने का है तो बात अलग है, या मेरे घर में कोई और फंक्शन है, शादी है, कोई और गोल है, वो डिफरेंट है। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, जब मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं, तो 5% कम से कम और 10% ज्यादा से ज्यादा हम रिकमेंड करते हैं गोल्ड में होना चाहिए। अगर मेरा ऑलरेडी 5 या 10% है तो मैं कहूंगा कि अभी कुछ मत करो। कई बार कुछ ना करना भी अच्छा है। कैडबरी का एक ऐड आता है, जरूरी नहीं है कि आप हर सिचुएशन के साथ एक्शन लो। नॉट टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो गुड। अगर आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है तो कोई जरूरत नहीं है कि अभी बेच करके आप मुनाफा कमाओ, ये सोचो कि कल को प्राइस गिरेगा। आपको तो लॉन्ग टर्म देखना है। हमारी लाइफ 80 साल या 100 साल है, उसके अलावा हमारे बच्चों की लाइफ भी 80 साल या 100 साल है। तो हम 100 साल के लिए कोई चीज रख रहे हैं, ऐसा सोचो। जब तक हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते ना, ये शॉर्ट टर्म की सिचुएशन हमेशा बदलती रहेगी। हमें लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाहिए कि यार मेरे पास 5% ही है अभी, तो ऐसे में मैं धीरे धीरे करके 10 करना है, तो अभी धीरे खरीदो। क्योंकि ये 2 सालों में, पिछले जब से कोविड हुआ है, आप कोविड तक देखो, 2014 में रेट हमारा 28,000 था गोल्ड का, और जो कि ये कोविड तक जब हम आए तो ये 50,000 जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन कोविड की सिचुएशन लोगों ने देख ली, और ये इकोनॉमिक जो भी आज की डेट में डिप्रेशन कहो, मार्केट में कुछ भी कहो, जो रिसेशन होता है, ऐसे में गोल्ड पे लोगों का सहारा हुआ। तो पिछले 2 सालों से प्राइस बढ़ रहे हैं। ये जो 1 महीने 2 महीने में बढ़े हैं, ये तो फेड रेट की वजह से ज्यादा बढ़े हैं, या ये जो इसका ईरान इराक का जो हुआ है, सॉरी इजराइल का हुआ है, ये ज्यादा एक इन्फ्लुएंसर है। लेकिन पिछले 2 सालों में आप देखो ना, 50,000 से 75,000 आ गए हैं हम गोल्ड में। तो लगभग लगभग 40-50% की रेट जो है ये इंक्रीज हो चुका है। तो ये ऐसा अगले 2 साल रहेगा मुझे नहीं लगता। इतनी तेजी से गोल्ड नहीं बढ़ेगा। हाँ, करेक्शन आ सकती है, जो मेरी मान्यता है, क्योंकि हमेशा कोई चीज एवर, वो कहते हैं ना, ऊपर ही ऊपर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है शेयर मार्केट गिरे फिर भी गोल्ड थोड़ा ऊपर रहे, हो सकता है शेयर मार्केट और ऊपर जाए और ये कहीं ना कहीं गोल्ड नीचे आ जाए। तो इन चीजों को आप ज्यादा कंट्रोल करने की बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने इमोशन को कंट्रोल करो। तो सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, ये बात तो सभी जान रहे हैं। सोने में निवेश का ये सही टाइम है या नहीं है, ये एक कांस्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक निवेशक के दिमाग में आता है और हर एक इंसान जानना चाहता है। तो सुधीर जी की माने तो सोने में अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत ही जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है वो सारा का सारा गोल्ड में करें, बल्कि एक पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन होता है, उस हिसाब से करना चाहिए। और सेकंड चीज़, सोने की कीमतें, हर तीसरा इंसान ये बात पूछता है कि सोने की कीमतें आखिर इतनी बढ़ क्यों रही हैं। तो आप गौर करें अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर, ग्लोबली जिस तरह से सिचुएशंस हैं उसी वजह से। बिकॉज सोना जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, सोने में हेजिंग को सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है, और इसी वजह से ना सिर्फ आम आदमी बल्कि जो देश की सरकारें हैं वो भी, चाइना हो या अमेरिका हो, सभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड लगातार
लगातार खरीद रहे हैं और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट्स इस तरह से ऊपर बढ़ रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर दिया जाए, या फिर आप अगर देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और आपको लग रहा है लगातार ऐसे ही बढ़ेंगी तो फटाफट से सिर्फ गोल्ड खरीद लिया जाए। आप एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि किसी इंसान के पास अलग अलग चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने के, कि यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ कि इक्विटी और गोल्ड, अगर इन दो चीज़ों में से इन्वेस्ट करना है तो आप किसे बेटर ऑप्शन कंसिडर करेंगे? देखिए, अगर मैं पिछले 20 सालों की अंदाजे से, जो अगर आप ये फिगर्स, आजकल गूगल पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, पर मेरे जो एक्सपीरियंस या जो हमने जो पढ़ा है, 20 सालों का जो है उसमें 17% के करीब इक्विटी ने रिटर्न दिया है। और इक्विटी से अच्छी रिटर्न्स कहीं नहीं मिलती हैं। ये पिछले 100 सालों में अमेरिका का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, इंडिया का भी देख सकते हैं, या किसी और देश का, जापान, जो भी विकसित देश हैं। और हमारा कंट्री भी अभी आने वाले 25-30 साल में, जो कि विकसित भारत की जो हम कह रहे हैं बात, वो लगभग सच है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक काफी पॉजिटिव है, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, तो इसके फायदे हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में इक्विटी जो भी अभी तक रिटर्न दे रही है उससे नीचे तो नहीं जाएगी, इसमें धीरे धीरे कुछ गिराव होगा, लेकिन अभी 15-17% की अगर रिटर्न दे रही है तो ये 12 से ऊपर ही देगी, जो कि गोल्ड जो है वो इतनी रिटर्न्स नहीं देता है। ओवर द इयर्स गोल्ड ने जो है वो 9% से ज्यादा रिटर्न दिए, लेकिन वो कभी कभी 11-12% देता है, लेकिन इक्विटी 12 से 18 भी दे सकती है। तो रिटर्न्स के लिहाज से आपको इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती है, लिक्विडिटी देती है, और ट्रांसफर चार्जेस कम है। इसको इक्विटी को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये डिजिटल है पूरी तरह से, गोल्ड कहीं ना कहीं फिर भी फिजिकल है। टैक्स बेनिफिट भी इक्विटी में ज्यादा है। लोन लेना हो तो इक्विटी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। तो मैं इक्विटी को नंबर 1 रखता हूं एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पैसा बढ़ाना है लंबे समय के लिए, 2-4 साल की बात मैं नहीं करता हूं। मुझे लगता है जब जिंदगी लंबी है, या तो आपका गोल बताइए क्या है, फाइनेंशियल गोल है कोई आपका 2 साल 3 साल में, तो फिर तो फिक्स डिपॉजिट से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी में हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और हमारी सलाह बिल्कुल गलत हो जाए। जब 5-7 साल, 10 साल, 15 साल का समय है, इक्विटी नंबर 1। लेकिन सारा पैसा इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी नहीं करना कि मैं पुट ऑल एग इन वन बास्केट, हम बचपन में ही पढ़ते थे, ये तो किसी के भी कहने पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इतनी रिस्की भी है कि जब हमें पैसे की जरूरत हो तब मान लो कि डाउन हो जाए तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए गोल्ड में जैसे मैंने कहा 5-10%, आपका 1/3 के करीब इक्विटी में होना चाहिए, जैसे 30-40% के बीच में, कुछ भी आपको जो लगता है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं 30 से 40 लाख इक्विटी में होना चाहिए। 30 से 40 लाख हमारा कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में होना चाहिए, चाहे वो अपना घर है, चाहे रेंटेड प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही 30% के करीब हमारा डेट में होना चाहिए। डेट का मतलब है प्रोविडेंट फंड, जो सबसे सेफ है, जहां पर हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से गारंटी करती है। हालांकि उसकी रिटर्न्स धीरे धीरे कम हुई हैं, लेकिन वो फिर भी सुरक्षित पैसा है और टैक्स फ्री है, और उस पर टैक्स छूट भी मिलती है। तो पीएफ है, और इसके अलावा एक और अच्छा इसमें ऑप्शन है, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहते हैं, और वो हर क्वार्टर पे निकलते हैं, और उसमें इतना अच्छा सर ये तो बात हुई कि आप क्लियरली अगर गोल्ड और हम इक्विटी में कंपेयर कर रहे हैं तो आप इक्विटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इक्विटी से डील करना आसान होता है, और इक्विटी के रिटर्न्स अभी तक जो हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे इक्विटी के रिटर्न्स ज़्यादा बेटर आए। तो सर इसी तरह से रियल स्टेट भी है। रियल स्टेट में आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कंपैरिजन करना हो प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, कंसिडर करते हुए सिचुएशन को, अगर हमें रियलिटी में इन्वेस्ट करना है या फिर गोल्ड में, तो उसमें आप किसे चूज करेंगे? देखिए, अगर आप कोई टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर का मतलब है जिसका टैक्स जा रहा है, तो वो 30% अगर टैक्स दे रहा है तो वो टैक्स की भी रिटर्न्स उसमें आ जाती हैं, क्योंकि टैक्स जा रहा है। तो आप होम लोन लेकर के अगर घर खरीदते हो तो पहली बात तो आपका सिर्फ 20% जाता है। गोल्ड में तो आपको 100 का 100 लगाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा पैसा है और फिर भी रियल एस्टेट खरीदनी है तो रेजिडेंशियल हाउस, और रेजिडेंशियल हाउस में भी वो हाउस जो कि रेडी फॉर रेंट हो। अगर मैं एक सैलरी टैक्स पेयर की बात करूं तो 16-17% की आईआरआर आती है, जो कि इक्विटी के आसपास है। अगर वो टैक्स पेयर है और 30% टैक्स दे रहा है, तो जो सैलरी टैक्स पेयर हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो होम लोन की छूट को जरूर लें, और उसमें साथ साथ रेंटेड प्रॉपर्टी लें, क्योंकि अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, अपने में रहेंगे, तो एचआरए का क्लेम नहीं ले पाते हैं। तो दोनों को मिलाते हैं जब हम, और इससे जब हम रिटर्न्स देखते हैं, तो हमारी जो
एक रिटायरमेंट के कॉर्पस की जब हम बात करें, या बच्चों की एजुकेशन हो, या बच्चों की मैरिज हो, तो ये घर एक बहुत बड़ी एसेट बन के हमारा सपोर्ट करता है। और इसमें आपका जो मंथली ईएमआई जाता है ना, उसका लगभग लगभग 50-60% जो है वो आपका रेंट और टैक्स सेविंग से आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सीधा फॉर्मूला है, लेकिन लोगों को क्या है कि लोन लेने से डर लगता है, ऐसा लगता है इंटरेस्ट है, मेरे को कॉस्ट आ रही है, लेकिन वो बेनिफिट नहीं देखते। आपको 20 रुपए दे करके 100 रुपए की चीज मिल रही है, और 100 रुपए की चीज पे आपको 100% एप्रिसिएशन जो भी है वो आपका है, प्लस आपका टैक्स बेनिफिट है 2 लाख तक। उसके अलावा अगर रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाती है इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। ये सब नंबर्स को थोड़ा सा एक्सपर्ट्स के साथ वर्क करें। हम इसको कहते हैं कर से घर, यानी कि आपका घर जो है सिर्फ टैक्स और रेंट से बन जाएगा। इसमें आपका पैसा नहीं लगता है, अगर 20 साल का आप देखोगे तो बहुत कम, 5-10% टोटल। तो इसलिए जिन लोगों को टैक्स नहीं देना उनके लिए मेरे को ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि रिटर्न्स रियल एस्टेट की जो है फिर गोल्ड से कम है। अगर मुझे सारा पैसा अपना लगाना है, सारा करेक्ट। पैसा आप जब लगाऊंगा और मेरा टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, तो फिर रियल एस्टेट, क्योंकि उसमें इलिक्विड भी होता है, गोल्ड तो एकदम लिक्विड है, मैं किसी भी कंट्री में बेच सकता हूँ, मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ। लेकिन मुझे घर के लिए तो वापस आना पड़ेगा अगर मैं एनआरआई हूँ। 30% टीडीएस लग जाता है, बहुत बहुत मुश्किल होता है एनआरआई को तो प्रॉपर्टी बेचना अगर यहाँ आप पर। टैक्सेशन के लिहाज से देखें, यानी कि टैक्स पेयर हैं और आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं, साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है, तो सुधीर जी की सलाह दूं तो कुछ शब्दों में आप रेंटल इनकम वाले घर में इन्वेस्ट करें। इससे ना सिर्फ आप एचआरए का फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि आप एक एसेट भी डेवलप कर पाएंगे। सर, हम बात करें लगातार सोने में इन्वेस्टमेंट की, हमने कंपेयर किया तो रियल एस्टेट से ज़्यादा आप सोने को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और जब सोने और इक्विटी की बात आती है तब डेफिनेटली आप इक्विटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन सोना भी अब ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने की तरह हमें सिर्फ ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है या फिजिकल गोल्ड है। बहुत सारे फॉर्म्स हैं, डिजिटल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, ईटीएफ्स हैं, एसजीबी है। तो अगर किसी को गोल्ड में, मान लीजिए मैंने अपना मन बना लिया है कि मुझे गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना और मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो उस टाइम पर आप मुझे इन 4 फॉर्म्स में से किस जगह इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? जो सबसे सेफ और बेस्ट सलाह है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और उसको भी क्वार्टरली खरीदते रहो अगर आपके पास थोड़ी रेगुलर इनकम है, इकट्ठा पैसा नहीं है तो। क्योंकि क्वार्टरली में क्या है, जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन है वो आपको मैं कहूँगा एवरेजिंग हो जाती है। तो इसलिए किसी के लालच में नहीं आए, और जब जब हमारे पास पैसा था और हमने उसको खरीद लिया। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है फिर भी खरीदना है, तो मैं कहूंगा उसको भी आप कुछ 6 महीने लगभग उसको ब्रेक करके खरीदो, क्योंकि कल हो सकता है प्राइस डाउन हो जाए। मैं इतने डायनेमिक वर्ल्ड में हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें। बहुत बड़ी बड़ी कंट्री प्रिडिक्ट नहीं कर पाती, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास हजारों हजार करोड़ रुपया होता है, वो उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने 2 लाख या 5 लाख के लिए ज्यादा सर नहीं खपाना होता। पैसा है तो सुख लो, पैसे का दुख नहीं लेना होता, पैसे का सुख लेना चाहिए। मुझे थोड़ा सा 1% रिटर्न कम मिलेगी या ज्यादा, लेकिन मैं खुश रहूंगा अगर मैंने सरदर्द नहीं किया। तो उसके लिए होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। किसी इस तरह की अपॉर्चुनिटी में ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास रिस्क वाला पैसा भी होता है और रिस्क सहने की हिम्मत भी होती है। एक आम जो इन्वेस्टर है या टैक्स पेयर है, वो रिस्क से डरता है। जरा सा भी प्राइस नीचे गया, अरे कल तो आपने बताया था सर, आज तो ऐसा हो गया। मार्केट को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, और अंदाजा किसी का भी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी गलत होता है। इतने बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, तो मैं ऐसे अंदाजा लगाने की बात नहीं करता। हमेशा रेगुलर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 4 जो हमने बताया उस पोर्शन में रखो आप। किसी में भी 30 से 40% से ज्यादा, किसी ने पूरी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी ली हुई है, अब वो बिल्कुल गलत है। कल को वॉर हुई, मान लो इंडिया में ही कहीं बम हो गया, कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई, आपने, कई बार होता है लोगों ने बेंगलोर में ही 2 घर खरीद लिए, 4, और कुछ है ही नहीं। अब इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए ना। डाइवर्सिफाई तो एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप डाइवर्सिफाई हर तरह से करना चाहिए जितना पॉसिबल, तो डाइवर्सिफाई करो। दूसरा, टैक्स का मेरा कहना यह है, क्योंकि टैक्स जो हम देते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं इंडिया का जानता हूं, इसके बदले में डायरेक्ट बेनिफिट मोदी जी की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं टैक्स पेयर को। वो गरीब के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए, सैलरीड के लिए कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने एक गारंटी दी हुई है कि आप अगर इन्वेस्ट करोगे, सही से प्लान करोगे, तो लगभग 20 लाख तक आपका टैक्स जीरो हो सकता है। तो अपनी चीजों को ऐसे प्लान करो। अब मान लो आपको गोल्ड है आपके पास ज्यादा, आपको बेचना है, तो जीरो टैक्स हो सकता है अगर आप घर में इन्वेस्ट कर दो। ये पहले प्लान करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। आपको जब भी, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ है, अब आप वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कराओगे नहीं कभी,
अचानक से कैंसर भी निकल सकता है, कुछ डायबिटीज निकल सकती है, बीपी निकल सकता है। ऐसी चीजों का इलाज तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, और वो जब तक टेस्ट नहीं होंगे। आपने कभी अपना फाइनेंशियल चेकअप कराया, किसी एक्सपर्ट से बात की? बस लिए जा रहे हो डिसीजन, 30 साल तक 40 साल तक टैक्स देते रहते हैं, कोई सलाह लेने की इच्छा ही नहीं करते। जैसे दिमागी बीमारी होती थी, लोग उसको पागलपन करार कर देते थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, उनको लगता था इसको लोग पागल समझेंगे। जबकि वो हमारे दिमाग में कोई भी लोचा है, कोई परेशानी है, वो आम आदमी की भाषा में थोड़ी समझ में आ जाएगी। वो तो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, न्यूरो हैं, वो समझाएंगे। तो सुधीर ऐसे जी ही टैक्स। सुधीर जी मैं जैसे 4 फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए, आपने क्लियरली वर्डिक्ट दे दिया कि एसजीबी जो है वो बेस्ट होंगे, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक साथ पैसा इकट्ठा करें तब उसमें करें कि इस बार अब मैं एसजीबी में करूंगा, बल्कि जैसे जैसे ट्रांच आते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक रेगुलर बेस पर। सर हम बात करते हैं मैक्सिमम रिटर्न, तो सोने पर टैक्स जिस तरह से कैलकुलेट होता है, कब और कितना किस फॉर्म में देना पड़ता है, क्या आप वो हमें थोड़ा सा समझाएंगे ताकि लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि किस तरह से उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है जिससे कि वो टैक्स बेनिफिट भी ले सकें, इसको ध्यान में रखते हुए? देखो, जो गोल्ड है वो 3 साल से कम अगर हम रखते हैं, अब गोल्ड में पेपर गोल्ड हो, डिजिटल गोल्ड हो या फिजिकल गोल्ड हो, जो टैक्स लॉ है वो तीनों के लिए एक जैसा है। सिर्फ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसके लिए अलग है, बाकी इन तीनों के लिए लॉ एक है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए, चाहे मैंने फिजिकल गोल्ड रखा है, चाहे मैंने डिजिटल गोल्ड रखा है या ईटीएफ खरीदा, उस सब में 3 साल का होराइजन है। 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म है जब भी मैं बेच रहा हूं। और अगर मैंने 3 साल से पहले बेचा है तो जो मेरा टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। 3 साल से ज्यादा रखा है तो मुझे इंडेक्सेशन भी बेनिफिट मिलेगा, और मेरा टैक्स रेट हो जाएगा 20%। तो जो 30% वाले हैं उनको ज्यादा फायदा हो जाता है अगर वो गोल्ड बेचते हैं। अब गोल्ड बेचने से जीरो टैक्स करने का मैंने जैसे तरीका बताया, वो पैसा आप अगर घर में इन्वेस्ट करते हो, देखो सरकार जब छूट देती है ना, उसको समझना भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि सोना तब बेचो जब आप घर खरीद रहे हो, उसके अलावा सोना बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे को शादी पे गोल्ड दे रहे हो, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। मैरिज पे जितना मर्जी आपको गोल्ड मिल रहा है, जिसको मिल रहा है सिर्फ मैरिज, कोई एंगेजमेंट या मैरिज एनिवर्सरी वगैरह को इसमें इंक्लूड ना करें। कई बार लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, सर मेरा मैरिज पे ज्यादा नहीं था, एनिवर्सरी पे ले लूं क्या? नहीं नहीं, बल्कि आप गोल्ड जो है, चाहे आपकी कंपनी दे रही है, शादी के टाइम पर जो मिल रहा है वो सब टैक्स फ्री है। 100% टैक्स फ्री है मैरिज पे, गोल्ड हो या कोई और आपको गाड़ी मिलती है या पैसा कैश मिलता है। हाँ, उसका सवाल पूछा जा सकता है जो दे रहा है। कल को कोई आपको, मेरे को 1 करोड़ का गोल्ड किसी ने दिया, भाई उसके पास कहाँ से आ गया? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, उसका हमें अता पता होना चाहिए बताने के लिए कि भाई ये गोल्ड आया कहाँ से। तो अगर अब मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए, जो कि उस पर 30% टैक्स, जो सॉरी 3 साल से ज्यादा है या 3 साल से कम है, 3 साल से कम है तो वो फिर से शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर वो 8 साल की मेच्योरिटी के बाद आप उसको एनकैश करते हो, रिडीम करते हो, जीरो टैक्स, जीरो। यानी कि मेच्योरिटी तक रखना ही समझदारी है। उसके ओके। बीच में तो फिर वही लॉन्ग टर्म वाला उसका लगता है। अब उस पे 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है, वो आपकी हर साल की इनकम में टैक्सेबल है। तो यानी कि गोल्ड की रिटर्न से ज्यादा रिटर्न है इसमें। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं टैक्स कैलकुलेट करना, तो एसजीबी पर पहली बात, अगर आप 8 साल की मैच्योरिटी के लिए रख लेते हैं तब तो फिर वो टैक्स फ्री हो जाता है। और इन केस अगर आप अपना सोना बेचना चाहते हैं तो सुधीर जी की माने तो उसे तब बेचें जब आप घर खरीदना चाहते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि उस पर आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़े। और 3 साल से कम पीरियड में आप देंगे तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 3 साल से ज़्यादा करते हैं तो आपको एलटीसीजी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। शादी की बात सर ने ऑलरेडी कवर कर ली, जो हमारा अगला सवाल था कि शादी में मिले गिफ्ट पर किस तरह से मिलता है। शादी में अगर आपको सोना मिलता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। सर लेकिन एक और चीज़ है, जब शादी हो जाती है तो शादी के टाइम पे हमें टैक्स जो भी गिफ्ट मिलता है वो फ्री हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी अमाउंट है जो मैरिड वुमन या सिंगल वुमन जो भी है अनमैरिड, सबके लिए बिना प्रूफ के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट सोना लोग रख सकते हैं, वो क्या है? जो हम सीबीडीटी जिसे हम कहते हैं, इनकम टैक्स की जो डायरेक्शंस देते हैं कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिशनली हमारे दादी के टाइम से या नाना के टाइम से सोना रखा जाता है, तो उसमें उन्होंने रखा है कि भाई 100 ग्राम एक मेल के लिए है, जो मेल मतलब कोई आदमी के लिए, पुरुष के लिए है। 100 ग्राम से ज्यादा अगर सोना है बिना बताए या बिना प्रूफ के, तो उसको डिक्लेयर करना होगा, उसकी इनकम का सोर्स बताना होगा। इसी तरह से अगर एक अनमैरिड लड़की है या जो अविवाहित है, उसको 250 ग्राम का है
और अगर कोई मैरिड वुमेन है उसके पास सबसे ज्यादा 500 ग्राम, क्योंकि उसको शादी के टाइम पर हमारे यहाँ मैं बोल परंपरा है, रही दिया जाता है। तो 500 ग्राम मैक्सिमम है, वो भी मैरिड वुमेन के लिए है। तो उस हिसाब से 100 ग्राम एक पुरुष, अगर अनमैरिड लड़की है तो उसको 250 ग्राम, और अगर मैरिड है तो 500 ग्राम। तो इस तरह से ये एक लिमिट है जिसको रखना है। इसमें एक बहुत अच्छी जो जरूरी बात है मैं बता देता हूँ। कई बार लोग सोना खरीदते रहते हैं, और खास तौर पे कुछ लोगों को जिनको नोटबंदी में परेशानी हुई थी, जिनके पास कैश ज्यादा था, वो आजकल भी हमने देखने सुनने में आता है कि वो सोने के रूप में अपनी 2 नंबर की कमाई रखते हैं। अगर कभी इनकम टैक्स ने इसको पकड़ लिया, जो कि कोई दिन दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं, जिस हिसाब से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप किस दुकान पे जाते हो, आपके सीसीटीवी में सब कुछ होता है, आप कहाँ मोबाइल नंबर देते हो, जितना खबर आपको है उससे ज्यादा वो एआईएस में रखने लगे हैं। और बहुत कुछ ये सोशल मीडिया को भी ट्रैक कर रहे हैं, आपने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन सा चश्मा पहना है। सो दे आर ट्रैकिंग ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट। तो अगर आपके सोने की खरीद का भी अंदाजा हो जाता है और सरकार पकड़ती है, आप नहीं बताते हो, तो ये टैक्स जो है वो आपको अंदाजा नहीं होगा। 60% की टैक्स रेट है, उसे बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड गोल्ड या कोई भी एसेट। अगर मेरे घर में सोना पाया जाए इस लिमिट के बाद, जिसका मैं इनकम प्रूफ ना दे पाऊं, कि भाई एक तो यह है कि मेरे को 1 करोड़ की इनकम हुई, मैंने टैक्स दिया और उसके बाद सोना खरीदा, पर अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मैंने अपनी इनकम में से खरीदा है, तो 60% टैक्स है और 25% सरचार्ज, यानी कि 78% के करीब टैक्स लगता है। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर सोना है, उसका सबूत उसकी इनकम का साथ उसको रिलेट करना, उसके बिल को रखना, क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद सरकार जब पूछेगी तो इतना टैक्स लगेगा, और उस साल का टैक्स लगा के उस पर ब्याज लगता है। तो आपके हाथ में कुछ सोना रहेगा नहीं, सब ले जाएगी सरकार। इस तरह का तो कानून है। बिना प्रूफ के वैसे अगर देखा जाए तो जो मैरिड वुमेन होती हैं वो 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं वुमेन्स के लिए तो आप 250 ग्राम सोना रख पाएंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए 100 ग्राम सोना जो है वो अलाउड होता है कि आप बिना प्रूफ के रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ लोगों को आदत होती है कि सोना इकट्ठा करने की, तो प्लीज़ उसकी जो भी रिसिप्ट है जहाँ पर जैसे आपने खरीदा वो सारी चीज़ें अपने साथ रेडी रखें। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन्हें प्रूफ दे सकें।